सिमी का चेहरा काला गुस्से से पड़ गया। ये सच में उसके परिवार उसी का सामान था और उसने खुद ही इसे सेट किया था। हालांकि निशा शर्मा की उस भयानक रूप से अच्छी किस्मत ने अभी भी उसे शक में डाल दिया था। वह खुद को रोक नहीं पाए और आगे बढ़कर स्पिनर को चेक करने लगी। क्या कोई समस्या है? मानसी ने अपने हाथ बांधते हुए नाक सिकुड़ी व्यंग्य से कहा। निशा शर्मा ने चाहे ये जैसे भी किया हो, उसकी किस्मत बस अविश्वसनीय थी। बाकी सबने भी एक दूसरे की ओर देखा। अगर कोई समस्या नहीं है तो क्या तुम लोग हमें हमारे पैसे कैश देने वाले हो? सिमी के चेहरे के भाव भद्दे खराब हो गए। हालांकि घूमने वाला पहिया बिल्कुल ठीक था, इसलिए वह केवल अपने दांत ही पीस सकी। इनाम के पैसे दे दो, उसने आदेश दिया। सेल्स क्लर्क्स ने डर से अपनी गर्दनें सिकोड़ ली और जल्दी से उनके इनामों के पैसे दे दिए। इस तरह मानसी ने अभी जो 5 लाख रुपये युआन खर्च किए थे वे 10 लाख रुपये के रिफंड में बदल गए। कितनी भी बार कोशिश करने, लॉटरी निकालने पर कोई पाबंदी लिमिट नहीं है ना? निशा शर्मा ने फिर पूछा। हर कोई निःशब्द हक्का बक्का था। लानत है, वह क्या चाहती थी? विहान की मुस्कान भी थोड़ी अजीब फीकी हो गई थी। वह तो बस इस मौके का इस्तेमाल निशा शर्मा के करीब आने के लिए करना चाहता था, लेकिन किसने सोचा होगा कि निशा शर्मा 10 लाख 1 मिलियन से ज़्यादा कमा लेगी। ये तो लॉटरी जीतने जैसा था। मानसी दीदी, यहाँ के कपड़े सच में बहुत प्यारे हैं, निशा शर्मा ने मानसी से कहा। निशा शर्मा ने सिमी को विहान की एक करीबी राजदार के रूप में पहले ही पहचान लिया था। पिछले जीवन में उन दोनों के बीच टकराव झगड़े भी हुए थे। बस उसके दिमाग में यह बात नहीं आई थी कि अगर यह स्टोर सिमी ने खोला था तो इसे विहान ने ही फंडिंग दी होगी, पैसे लगाए होंगे। हालांकि सिमी कोई अच्छी इंसान नहीं थी, लेकिन यहाँ के कपड़े अभी भी काफ़ी खूबसूरत थे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि आप जितना ज़्यादा खरीदते आप उतने ही ज़्यादा पैसे कमाते। हाँ, वे प्यारे हैं। मानसी चमकते हुए मुस्कुराए, और खरीदो। बाकी लोगों के मुंह के कोने फड़क उठे और उनके चेहरे के भाव भद्दे गुस्सैल हो गए। सेल्स क्लर्क्स ने खुद को इस सब से दूर रखने के लिए कुछ कदम पीछे हटा लिए। वे स्पष्ट रूप से साफ साफ सामने खड़ी स्थिति को समझ रहे थे। विहान निशा शर्मा के करीब आने के लिए इस चाल तरकीब का इस्तेमाल करना चाहता था, लेकिन बदकिस्मती से उसकी किस्मत अविश्वसनीय थी और इसके बजाय उन्होंने बहुत सारे पैसे कमा लिए। 12 लाख रुपये, 12 मिलियन युआन, ये पैसा बहुत आसानी से कमा लिया गया था। इसके अलावा उन्हें कुछ कुछ ऐसा भी लग रहा था मानो निशा शर्मा उनके साथ लड़ रही हो, पंगा ले रही हो। बेशक इसका उनसे कोई लेना देना नहीं था, वे तो बस बेचारे सेल्स पर्सन थे। सिमी अपने कर्मचारियों की अंदरूनी शिकायतों, मन की बातों से अनजान थी और उसके चेहरे के भाव भद्दे देखने लायक नहीं थे। हालांकि उसे विश्वास नहीं था कि निशा शर्मा की किस्मत तीसरी बार भी अच्छी हो सकती है, लेकिन इसकी गारंटी कौन दे सकता था? ये युवा औरत दुष्ट कमीनी थी। उसने अपने दिमाग में विचार किया और कुछ बोलने की हिम्मत नहीं की, लेकिन जोया बोल पड़ी। निशा शर्मा, अपनी हद पार करने की हिम्मत मत करना, बहुत आगे मत जाना। लानत है। सिमी की आंखें तुरंत फटी की फटी रह गईं। क्या जोया दुश्मनी मोल लेने की कोशिश कर रही थी? निश्चित रूप से। निशा शर्मा हंसी। मैंने अपनी हद कहाँ पार की? मैं यहाँ कुछ खरीदने आई थी और फिर मैंने इनाम जीता। क्या कोई समस्या है? तुम लोग मुकरने, इनकार करने वाले तो नहीं हो, है ना? मानसी ने कड़े शब्दों में कहा। फिर तो मुझे तुम्हारी झूठी मार्केटिंग प्रचार के बारे में कंज्यूमर एसोसिएशन, उपभोक्ता फोरम से शिकायत करनी पड़ेगी। तुम चुप रहो, वरुण ने धीमी आवाज में चिल्लाते हुए कहा, जोया को बात बंद करने के लिए कहते हुए। निशा शर्मा ने उसकी बात नहीं सुनी बल्कि सिमी की ओर देखा। खैर, बस हमें सीधा सीधा बताओ, क्या हम अभी भी यहाँ कपड़े खरीद सकते हैं? सिमी का चेहरा पत्थर जैसा सख्त हो गया था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दे। जैसे ही वह हिचकिचाई, एक गाना बज उठा। यह मॉल के बंद होने की घंटी थी। उसने राहत की सांस ली, मानो उसे माफी सजा से मुक्ति मिल गई हो। जरूर, लेकिन अब 10 बज चुके हैं और हम बंद कर रहे हैं, इसलिए कृपया कल वापस आइएगा। मानसी ने आह भरी और निशा शर्मा से कहा, तुमने बहुत कम खरीदा, ये बड़े अफसोस की बात है। अगले दिन निश्चित रूप से ऐसी कोई अच्छी चीज़ नहीं होने वाली थी। हर कोई हैरान था, क्या ये पूरी दुकान ही हथियाने की खरीद लेने की कोशिश थी? जाने से पहले विहान कुछ और कहना चाहता था, लेकिन निशा शर्मा ने उसे नज़रअंदाज कर दिया। वह विहान और वरुण का सामना नहीं कर सकती थी, वरना वह खुद पर काबू नहीं रख पाती। इन दोनों भाइयों ने उसके पिछले जन्म, पहली जिंदगी में उसे उस दयनीय बुरी स्थिति तक पहुंचाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। असल में अपना दूसरा जन्म जीने के बाद वह बहुत ज़्यादा माफ़ करने वाली, नर्म हो गई थी। वरना इस बार पुनर्जन्म, रीबर्थ के पहले ही घंटे में उसने उन्हें जहर दे दिया होता। अगर वे उसके पास उलझने नहीं आते तो ज़रूरी नहीं कि वह उनके साथ कुछ करती। नफरत से बंधे बिना अपनी ज़िंदगी जीना महत्वपूर्ण ज़रूरी है।
लेकिन भले ही आप फिर से शुरुआत करें, कुछ लोगों का चरित्र, स्वभाव और व्यवहार कभी नहीं बदलता। ये सोचकर निशा शर्मा के होठों की मुस्कान ठंडी हो गई और वह मानसी को खींचते हुए वहां से ले गई। विहान ने उसके जाते हुए रूप को थोड़े पागलपन, जुनून से देखा। विहान, तुम सिमी थोड़ी नाराज खफा थी। वह शिकायत कैसे न करती। उसने आज 10 लाख रुपये, 1 मिलियन युआन से ज्यादा का नुकसान उठाया था। उसके लिए ये रकम बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन इस बात ने कि यह निशा शर्मा की जेब में गई, सच में उसे नफरत से अपने दांत पीसने पर मजबूर कर दिया था। खैर, बहुत देर हो चुकी है, तुम्हें वापस जाकर आराम करना चाहिए। मुझे भी जाना है। ये कहकर वह जल्दी से वहां से चला गया। सिमी ने अविश्वास से उसकी जाती हुई पीठ को देखा। वह बस चला गया, बिना कुछ कहे। जोया और भी ज्यादा उलझन में थी। वह आज रात कपड़े खरीदने आई थी ताकि वह माधव की बर्थडे पार्टी, जन्मदिन की पार्टी में दिखावा कर सके। हालांकि उसने कोई कपड़े नहीं खरीदे थे और अब वह परेशान थी। फिर विहान बस ऐसे ही भाग गया। वह केवल उसके पीछे ही भाग सकती थी। भैया, मेरे लिए रुकिए। यामिनी सबसे ज्यादा गुस्से में थी। आज रात मानसी के साथ हुए इस आमने सामने के टकराव में वह पूरी तरह से हार गई थी। उसके बेटे ने उसे पहले वापस जाने के लिए कहा था, ये कहते हुए कि वह अपनी तरफ से कुछ सोचेगा, इंतजाम करेगा। हालांकि वह जानती थी कि उसका बेटा निशा शर्मा में दिलचस्पी रखता है, लेकिन वह उसकी बात टाल नहीं सकती थी और उसे पहले जाना पड़ा। शुरुआत में उसे लगा था कि उसका बेटा अच्छी खबर लाएगा, लेकिन जब जोया ने उसे सब कुछ बताया तो वह हक्की बक्की भौचक्की रह गई। बस इतना ही। वह इतनी पागल गुस्से में थी कि उसने अपने दांत पीस लिए और आखिरकार फैसला किया कि वह होम ज्ञान सैलून से ब्यूटिशियंस और ग्राहकों, क्लाइंट्स को चुरा लेगी ताकि मानसी का घमंड टूट सके। इस बीच वे दो लोग जिनके पीछे सब पागल थे और जिनसे नफरत करते थे, अपने शॉपिंग बैग खरीदारी के थैलों के साथ घर लौट आए थे और दोनों बहुत खुश मिजाज मूड में थे। वूफ, किंगचू पालतू कुत्ता तुरंत दौड़ता हुआ आया। निशा शर्मा ने उसके सिर को सहलाया और वह इतना खुश था कि उसकी पूंछ किसी आग के पहिए की तरह घूम रही थी। मानसी ने अपने कुत्ते को नफरत, घृणा से घूरा और निशा शर्मा को ईर्ष्या, जलन से देखने लगी। तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है। निशा शर्मा मुस्कुराए, उसने कुछ नहीं कहा। कोई नहीं जानता था कि ऐसी अच्छी किस्मत पाने के लिए वह कितने दर्द और तकलीफों से गुजरी थी। मानसी ने भी गहराई से नहीं सोचा। किस्मत जैसी चीजें बहुत ही भ्रामक, मायावी होती थीं। वह यामिनी के बारे में ज्यादा चिंतित सोच में थी। मुझे लगता है कि यामिनी पक्का आग बबूला गुस्से से पागल हो रही होगी। हा हा हा। वूफ वूफ, किंगचू चौंक गया, उसकी मालकिन पागल हो गई थी। जब मानसी को कुत्ते की नापसंदगी का एहसास हुआ तो उसका चेहरा काला पड़ गया, उतर गया। लेकिन उसने इसका इतना बुरा नहीं माना और विषय टॉपिक बदल दिया। क्या त्वचा की देखभाल वाले उत्पाद, स्किन केयर प्रोडक्ट्स तैयार हो गए हैं? निशा शर्मा ने सिर हिलाया। मुझे लगता है कि अभी 1 हफ्ता या उसके आसपास का समय बाकी है। ठीक है, मानसी ने सिर हिलाया, मेरी तरफ से भी लगभग इतना ही काम बचा है। इसके बाद यामिनी की जो प्रतिक्रिया होगी, वह जो करेगी, उसके बारे में सोचकर मानसी खुशी से लगभग पागल ही हो गई। ठीक है, तुम वापस जाकर आराम करो। टीवी चालू करते हुए मानसी ने अपना हाथ हिलाया। किंगचू को सहलाने के बाद निशा शर्मा जाने ही वाली थी जब उसने कुछ जोरदार गालियां, अपशब्द सुनी। लानत है, ये क्या बकवास है? क्या तुम लोग कोई अफवाह उड़ाए बिना मर जाओगे? निशा शर्मा हैरानी से मुड़ी और उसने स्क्रीन टीवी पर काफी बड़े बड़े मोटे अक्षरों की एक कतार देखी। नीरज और गरिमा एक साथ यात्रा ट्रैवल कर रहे हैं, क्या कोई अच्छी खबर आने वाली है? मानसी ने गुस्से में कोसते हुए कहा, अच्छी खबर आने वाली है, इससे तुम्हारा क्या मतलब है? पफ्टे रिपोर्टर बहुत बेशर्म हैं। वुफ, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। बिल्कुल सही, यह बेशर्मी है। वुफ, हाँ। निशा शर्मा हक्की बक्की रह गई। वह ऐसे लग रही थी जैसे वह किसी स्टार, मशहूर हस्ती की बहुत बड़ी फैन हो। और मानसी और किंगचू को इतने माहिर, एक्सपर्ट अंदाज में देखकर यह साफ था कि इस तरह की चीजें काफी लंबे समय से चल रही थीं। निशा शर्मा ने कुछ देर न्यूज़ देखी और जल्दी ही सब समझ गई। नीरज एक ऐसे शो की शूटिंग कर रहा था जिसके लिए उसने पहले हामी भरी थी। वह दूसरा मुख्य अभिनेता, सेकंड मेल स्टार था और गरिमा तीसरी मुख्य अभिनेत्री, थर्ड फीमेल स्टार थी। कुछ पत्रकारों, जर्नलिस्ट्स ने उन दोनों की एक साथ यात्रा ट्रैवल करते हुए तस्वीर ले ली थी। बेशक उनके बगल में उनका असिस्टेंट भी था। रिपोर्टर्स वे लोग होते हैं जो तिल का ताड़ बना देते हैं, बात का बतंगड़ बनाते हैं, और जब उन्होंने ऐसी तस्वीरें लीं तो जाहिर है कि वे कुछ ड्रामा तमाशा खड़ा करना चाहते थे। टीवी पर गरिमा ने मुस्कुराते हुए कहा, शो में हमारे कुछ रोमांटिक सीन जरूर हैं। हालांकि नीरज भैया और मैं सिर्फ दोस्त हैं। हम अक्सर साथ में खाना खाते हैं। कृपया आप लोग बकवास मत कीजिए, झूठी बातें मत बनाइए। मानसी और निशा शर्मा के चेहरे एक ही समय पर उतर गए। ढोंगी चुड़ैल। मानसी ने तुरंत उसे एक नाम दे दिया, लेबल कर दिया।
एक औरत होने के नाते मानसी को दूसरी औरतों के लिए मुश्किलें परेशानियां खड़ी करना पसंद नहीं था, लेकिन वह अनुभवी तजुर्बेकार थी और आसानी से देख समझ सकती थी कि यह औरत किस तरह की इंसान थी। हालांकि गरिमा ने कहा कि वह और नीरज सिर्फ दोस्त हैं, लेकिन उसके चेहरे के भाव और लहजा इसके बिल्कुल उलट बात कह रहे थे। नीरज अब बहुत मशहूर था और उसके बहुत ही जुनूनी उत्साही फैंस थे। भला गरिमा उसके साथ जुड़ना, रिश्ता बनाना क्यों नहीं चाहेगी? मानसी की राय में गरिमा नीरज को जबरदस्ती एक रिश्ते में बांधने फंसाने की कोशिश कर रही थी। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, मनोरंजन जगत में इस तरह की चालें आम बात थीं। आदमी और औरतें दोनों ही ऐसा करते थे। लेकिन निशा शर्मा के दिमाग में चीज़ें इतनी आसान सीधी नहीं थीं। गरिमा ही वह लड़की थी जिसने नीरज पर उसके प्रति गंदे बुरे इरादे रखने का झूठा इल्ज़ाम लगाया था। उसने मीडिया के सामने कहा था कि वे दोनों सिर्फ दोस्त हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद वह कहेगी कि नीरज ने उस पर हमला करने, उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की थी। जब ये खबर बाहर आएगी तो ये तुरंत हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच लेगी। कुछ कट्टर डाई हार्ट फैंस को छोड़कर जो नीरज की बेगुनाही पर विश्वास करते थे, ज़्यादातर लोगों ने उसकी कड़ी निंदा की थी, उसे बुरा भला कहा था। अंत में मामला इतना गर्मा गया था कि नीरज ने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री छोड़ने का फैसला कर लिया, जबकि गरिमा ने इस मौके का फ़ायदा उठाकर हर किसी की सहानुभूति और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स, संसाधन हासिल कर लिए थे। अगर कुछ सालों बाद कई लोगों को डेट करने, चक्कर चलाने की उसकी सच्चाई का पर्दाफाश न हुआ होता और साथ ही नीरज ने सच का पता लगाने की उम्मीद न छोड़ी होती, तो उसने और भी ज़्यादा तरक्की कर ली होती। आखिरकार कोई नहीं जानता था कि इतनी मासूम और शालीन, सभ्य दिखने वाली लड़की असल में ऐसी इंसान थी। मानसी अभी भी कोस रही थी, ये गरिमा कोई अच्छी इंसान नहीं है, नीरज भैया उसके दोस्त कैसे हो सकते हैं? आज नहीं तो कल वह उसे पूरी तरह से चबा जाएगी, उसे बर्बाद कर देगी। नीरज न तो बहुत छोटा था और न ही बहुत बड़ा, और उसके फैंस उसे नीरज भैया बुलाते थे। भले ही मानसी उम्र में एक बड़ी फैन थी, लेकिन वह भी उसे इसी नाम से बुलाती थी। निशा शर्मा ने अपनी भौहें उठाईं, आप नीरज को पसंद करती हैं? मानसी को तब एहसास हुआ कि निशा शर्मा अभी गई नहीं थी। उसे कोई शर्मिंदगी महसूस नहीं हुई और उसने साफ साफ बिंदास होकर सिर हिलाया, हाँ। कुछ दिन पहले मैंने लीजेंड ऑफ किंग देखा था। आर्यन के रूप में वह मुझे बहुत पसंद है। वह कितना हैंडसम है। हालांकि वह कोई बच्ची जवान नहीं थी, लेकिन एक टीनेज लड़की का दिल उम्र का मोहताज नहीं होता। क्या आपको उसकी ऑटोग्राफ, हस्ताक्षर वाली फ़ोटो चाहिए? ऑटोग्राफ वाली फ़ोटो? मानसी की आंखें चमक उठीं। हाँ, क्या तुम उसे ला सकती हो? बेशक, निशा शर्मा मुस्कुराई, वह और मैं दोस्त हैं। मैं उसे आपसे मिलने के लिए बाहर आने को भी कह सकती हूँ। लेकिन मानसी ने अपना सिर हिलाया, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, बस मेरे लिए कुछ तस्वीरें ले आना। एक समझदार फ़ैन होने के नाते मैं उसके काम, स्टेज के करीब और उसकी निजी ज़िंदगी से दूर रहना चाहती हूँ। निशा शर्मा हैरान थी। ओहो, इतनी गहरी समझ, जागरूकता रखना। ठीक है, तो फिर मैं आपको कुछ तस्वीरें ला कर दूंगी। मानसी के घर से बाहर आने के बाद निशा शर्मा वापस जाने ही वाली थी, लेकिन उसके कदम अचानक रुक गए और उसके चेहरे के भाव गंभीर हो गए। फिर उसने लिफ्ट, एलिवेटर ली और पार्किंग लॉट की ओर चल दी। इस पड़ोस रिहायशी इलाके में अमीर लोग रहते थे, इसलिए यहाँ का प्रॉपर्टी मैनेजमेंट, संपत्ति प्रबंधन और सुरक्षा गार्ड बहुत चुस्त प्रभावी थे। बाहरी लोगों को मालिक की इजाज़त के बिना अंदर आने की मनाही थी। इसलिए हो सकता है कि यहाँ कुछ मशहूर हस्तियाँ, सेलिब्रिटीज़ रहती हों। निशा शर्मा गराज में गई और उस जगह की ओर चल दी जो उसे याद थी। जब उसने एक खास दीवार देखी तो उसे आखिरकार अपने शक पर यकीन हो गया। इस दीवार पर लाल रंग से एक बड़ा सा लाइसेंस प्लेट नंबर, गाड़ी का नंबर स्प्रे किया गया था और यह नंबर गरिमा के अमीर आशिक मददगार का था। उस समय पिछले जन्म में जब आखिरकार सारी बातें सामने आई थीं, तो ऑनलाइन लोगों ने गरिमा के चाहने वालों, आशिकों की सारी जानकारी खंगाल ली थी, जिसमें उनकी गाड़ियों के नंबर भी शामिल थे। निशा शर्मा पहले भी यहाँ से गुजरी थी, लेकिन उसने इस बारे में इतना नहीं सोचा था। खुशकिस्मती से अब उसे यह समझ आ गया था। वह जाने ही वाली थी कि उसे एक कार की आवाज़ सुनाई दी। जल्द ही एक कार अंदर आए। लाइसेंस प्लेट देखकर निशा शर्मा की आंखें चमक उठीं, फिर वह एक खंभे के पीछे छिप गई और ध्यान से देखने लगी। कार रुकने के बाद कार में बैठे लोग तुरंत बाहर नहीं आए। निशा शर्मा की नज़रें बहुत तेज थीं और गराज में रोशनी भी अच्छी थी, इसलिए उसने साफ देखा कि ड्राइवर और पैसेंजर सीट पर बैठे दोनों लोगों के सिर एक साथ जुड़ गए थे। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने तुरंत अपना फ़ोन निकाला और रिकॉर्डिंग, शूटिंग शुरू कर दी। जैसे ही उसने जूम इन किया, वह और भी साफ देख सकती थी कि वे दोनों सच में एक दूसरे को चूम मेकआउट कर रहे थे। क्या बकवास है, ये बहुत रोमांचक, मज़ेदार था। वह तो बस स्थिति की पुष्टि करने, हालात देखने के लिए नीचे आई थी। उसे ऐसे ज़बरदस्त हॉट नज़ारे की उम्मीद नहीं थी।
वे इसे कार में ही करने का प्लान तो नहीं बना रहे थे, है ना? खुशकिस्मती से अंदर बैठे लोग जानते थे कि जगह सही नहीं है और वे जल्दी ही अलग हो गए। फिर वे दोनों कार से बाहर आए। उन दोनों को साफ देखने के बाद निशा शर्मा की आंखें और भी ज्यादा चमक उठीं। वह सच में गरिमा ही थी, वह निशा सच में बहुत लकी थी। उसे लगा था कि सबूत जुटाने के लिए कुछ दिनों तक जासूसी निगरानी करनी पड़ेगी, लेकिन उसे ऐसे इत्तेफाक की उम्मीद नहीं थी। गरिमा की लंबाई लगभग 165 सेमी लगभग 54 फीट थी और उसने फ्लैट्स बिना हील के जूते पहने हुए थे। उसके बगल में खड़े आदमी की लंबाई भी लगभग उसी के बराबर थी, जिसके बाल उड़ रहे थे, गंजापन आ रहा था और पेट बहुत बड़ा निकला हुआ था। कम शब्दों में कहा जाए तो उसका रूप रंग बहुत ही अजीब भद्दा था। गरिमा ने एक पेज बॉय कैप टोपी पहनी हुई थी। उसने आदमी का हाथ पकड़ा हुआ था, वह मुस्कुरा रही थी और नखरे दिखा रही थी, शर्माने का नाटक कर रही थी। उससे बात करते हुए उसने उसे एक और बार चूम लिया। निशा शर्मा के मुंह का कोना फड़क उठा। गरिमा कुछ ज्यादा ही उतावली बेताब थी और उसकी एक्टिंग, अभिनय की कला कमाल की थी। कोई भी उसकी हिचकिचाहट, अनिच्छा को नहीं देख सकता था। अगर कोई और उन्हें देखता तो वे पक्का यही सोचते कि यह एक दूसरे से प्यार करने वाला कपल जोड़ा है। निशा शर्मा मन ही मन हैरान हुई और अपना फ़ोन पकड़े हुए रिकॉर्डिंग करती रही। जब उसने देखा कि वे दोनों आखिरकार वहां से जाने वाले हैं तो निशा शर्मा ने राहत की सांस ली। हालांकि अगले ही सेकंड उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। उसने पीछे मुड़कर अपना दाहिना पैर एक तरफ हवा में चलाया, किक मारी। फिर किसी ने उसका दाहिना पैर पकड़ लिया। इससे पहले कि वह देख पाती कि कौन आ रहा है, वह एक चौड़ी और गर्म बाहों गले में जा गिरी। निशा शर्मा का दिल जोर से धड़का और उसका दाहिना हाथ वार करने के लिए उठने ही वाला था। हालांकि उस व्यक्ति की प्रतिक्रिया, रिएक्शन उससे भी तेज थी। उसने उसका दाहिना हाथ और फिर बायां हाथ भी पकड़ लिया और उसे बहुत मजबूती से जकड़ लिया। उसकी आंखें फटी रह गईं और उसने एक गहरी सांस ली। उसके दिल में गुस्से की आग जल रही थी। इससे पहले कि वह कोई और हरकत कर पाती, एक धीमी गहरी चुंबकीय आवाज उसके कानों में पड़ी, जो फुसफुसा रही थी, यह मैं हूं। यह क्या बकवास है? विक्रम ओबरॉय की हरकतें, मार्शल आर्ट मूव्स इतनी तेज कैसे हो सकती हैं? वह यहाँ क्या कर रहा था? दोनों विचार एक ही समय पर उसके दिमाग में आए, जिससे निशा शर्मा थोड़ी उलझन में पड़ गई। उनके इस हंगामे हलचल ने गरिमा और उसके साथी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया, जिन्होंने दूर से एक दूसरे को गले लगाते हुए दो लोगों को देखा। एक समझदारी सहमत भरी नज़र का आदान प्रदान करने के बाद वे तुरंत वहां से चले गए। मुझे छोड़ो। निशा शर्मा के होश में आने के बाद उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया और वह विक्रम ओबरॉय की बाहों में खुद को छुड़ाने के लिए छटपटाने लगी। फिर विक्रम ओबरॉय ने अपनी पकड़ ढीली कर दी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? विक्रम ओबरॉय अभी गराज में आया ही था और ऊपर जाने ही वाला था कि उसने निशा शर्मा को छुपते छुपाते चुपके से कुछ करते हुए देखा। वह उत्सुक, हैरान हुए बिना नहीं रह सका। इसके अलावा वह अभी अपने फ़ोन से किस चीज़ की तस्वीरें ले रही थी? विक्रम ओबरॉय के सवाल का सामना करते हुए निशा शर्मा एक पल के लिए झिझकी, जो कि उसके लिए बहुत कम होने वाली बात थी। वह क्या कहे कि वह यहाँ एक पपाराज़ी जासूस रिपोर्टर बनने आई थी? बिल्कुल नहीं। इस वजह से बाद में निश्चित रूप से और भी बहुत सारे सवाल खड़े हो जाते। ये सोचकर उसने अपना फ़ोन अपनी जेब में ठूंसा और विक्रम ओबरॉय को देखकर एक बड़ी और प्यारी सी मुस्कान दी। मैं तुम्हारा इंतज़ार करने आई थी। इन शब्दों को सुनकर विक्रम ओबरॉय के दिल में खुशी की एक लहर दौड़ गई। वह उसका इंतज़ार करने आई थी। इसका क्या मतलब था? क्या उसे अचानक ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी? क्या उसे प्यार का एहसास हो गया था? खुशकिस्मती से उसमें अभी भी समझ बाकी थी और वह खुशी से पागल नहीं हुआ था। उसने उसे ऊपर से नीचे तक देखा, फिर उस जगह की ओर देखा जहां गरिमा और उसका बॉयफ्रेंड अभी अभी खड़े थे। सच में तुम मुझे इतना याद करती हो? हानिशा शर्मा का दिल धड़क उठा। एक मासूम चेहरे के साथ उसने उसका हाथ पकड़ा और उसे लिफ्ट एलिवेटर की ओर खींचने लगी। मैंने देखा कि तुम अभी तक वापस नहीं आए हो, इसलिए मैं नीचे तुम्हारा इंतजार करने आ गई। विक्रम ओबरॉय ने अपनी बांह को देखा। अनजाने में ही उसके होठों के कोने एक मुस्कान में बदल गए और वह चुपचाप आज्ञाकारी बनकर उसके पीछे पीछे चलने लगा। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं कब वापस आने वाला था? मुझे नहीं पता था, इसलिए मैं तुम्हें सरप्राइज चौंकाना देना चाहती थी, निशा शर्मा ने बिना अपने चेहरे के भाव बदले झट से कहा। विक्रम ओबरॉय ने अपनी आंखों में एक मुस्कान के साथ उसे देखा, लेकिन उसके झूठ का पर्दाफाश नहीं किया और न ही उसने उसे बताया कि जब वह झूठ बोल रही होती है तो उसके चेहरे के भाव अलग होते हैं। जब भी वह लोगों को बेवकूफ़ बनाना चाहती थी तो उसका चेहरा बहुत मासूम होता था और वह लोगों को चकमा देकर, धोखा देकर चकरा सकती थी। लेकिन विक्रम ओबरॉय ने उसके साथ इतना समय बिताया था, वह उसे कैसे नहीं जानता? क्या ऐसा है? ये तो सच में एक सरप्राइज़ है। विक्रम ओबरॉय ने बिना अपना चेहरा बदले उसके सरप्राइज़ और मैं तुम्हें याद करती हूँ को स्वीकार कर लिया।
हालांकि उसने उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ा। लेकिन आज तुमने मुझे इतना याद क्यों किया? आखिर चल क्या रहा है? निशा शर्मा की नज़रें अनजाने में ही थोड़ी भटक गईं। कुछ नहीं चल रहा है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा। वह रुका और बड़बड़ाया, जरूर कुछ न कुछ चल रहा है। इसने उसे थोड़ी दुविधा असमंजस में डाल दिया, क्योंकि उसकी आंखें लगातार झपक रही थीं। विक्रम ओबरॉय बस उसे देखता रहा, उसके अपना झूठ पूरा करने का इंतजार करते हुए। ओमो हाज, मैंने जैकपॉट जीता है। निशा शर्मा ने आखिरकार एक कारण सोच लिया था और वह फिर से जिंदादिल उत्साहित दिखने लगी। विक्रम ओबरॉय के होठों के कोने मुस्कुराते हुए लग रहे थे जब उसने पूछा, ओह, तुमने जैकपॉट जीता? कितना बड़ा है? उसने बार बार सिर हिलाया। एक बड़ा जैकपॉट, 10 लाख, 1 मिलियन से भी ज्यादा। 10 लाख से ज्यादा? क्या ये जयन ने तुम्हें दिया है? विक्रम ओबरॉय जानता था कि जयन आज आया था और निशा शर्मा ने उसके इलाज में मदद की थी। हालांकि जयन ने केवल 10 लाख ही दिए। क्या ये थोड़ा कम नहीं था? वह जानता था कि जयन ने अपनी सेहत पर बहुत पैसा खर्च किया था। अगर निशा शर्मा उसकी सेहत ठीक करने में मदद कर सकती थी, तो जयन के परिवार के लिए इतना पैसा कुछ भी नहीं था। नहीं, निशा शर्मा ने अपना सिर हिलाया। मैंने मॉल में कपड़े खरीदते समय इसे जीता था। खर्च की गई रकम दोगुनी होकर वापस रिफंड मिली थी, इसलिए यह इतनी ज्यादा हो गई। इतनी अच्छी किस्मत? विक्रम ओबरॉय भी हैरान रह गया। हाँ, निशा शर्मा मुस्कुराए। मेरी किस्मत हमेशा से ही अच्छी रही है। उसके पिछले जीवन जन्म की बुरी किस्मत अब अतीत बीते कल की बात थी। इस जीवन में उसकी किस्मत हमेशा अच्छी ही होगी। सारी बुरी किस्मत तो किसी और की थी, जैसे शनाया शर्मा और उन लोगों की। उसे इतनी खुशी से मुस्कुराते हुए देखकर विक्रम ओबरॉय का मूड बेहतर हो गया। हालांकि उसने विषय बदल दिया। तो फिर तुम अभी क्या रिकॉर्ड शूट कर रही थीं? क्या वह इस विषय टॉपिक को छोड़ नहीं सकता था? निशा शर्मा ने एक मासूम चेहरा बनाते हुए उसकी ओर देखा। विक्रम ओबरॉय ने भी एक मासूम चेहरा बनाते हुए उसे वापस देखा। दोनों कुछ देर तक एक दूसरे को देखते रहे, जब तक कि आखिरकार निशा शर्मा खुद को रोक नहीं पाए। बात बस इतनी है कि जब मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी तो मेरी नज़र अचानक उस पर पड़ गई, इसलिए। वह कौन था? विक्रम ओबरॉय को निशा शर्मा की सफाई स्पष्टीकरण पर विश्वास नहीं हुआ। हालांकि वह ये भी जानता था कि निशा शर्मा बस ऐसे ही किसी की भी रिकॉर्डिंग नहीं करेगी। वह औरत एक सेलिब्रिटी, मशहूर हस्ती है, आदमी नहीं। वे दोनों एक दूसरे के काफी करीब लग रहे थे, इंटीमेट हो रहे थे। मुझे और कुछ पक्का नहीं पता। यह आधा सच था और विक्रम ओबरॉय ये समझ गया था, लेकिन निशा शर्मा के नाराज होने के डर से उसने इस बारे में आगे कोई पूछताछ नहीं की। तुम पक्का ताक झांक करने पीपिंग टॉम के आरोप में पकड़ी और गिरफ्तार नहीं होना चाहोगी? विक्रम ओबरॉय ने हल्के से उसके माथे पर उंगली मारी, फ्लिक किया और मुस्कुराते हुए कहा। मैं कैसे पकड़ी जा सकती हूँ? निशा शर्मा के चेहरे पर आत्मविश्वास था। मुझे कौन देख सकता है? इससे पहले कि वह अपनी बात खत्म कर पाती, उसकी नज़र विक्रम ओबरॉय की मजाक उड़ाती आंखों से मिली और वह थोड़ी शर्मिंदा हो गई। हर कोई तुम्हारी तरह तो नहीं है। लेकिन इसी बात से उसके पास भी एक सवाल था। ऐसा लगता है जैसे तुम मेरी सोच से कहीं ज्यादा ताकतवर हो। पिछली कुछ मुलाकातों के बारे में सोचते हुए निशा शर्मा को अब एहसास हुआ कि विक्रम ओबरॉय उतना कमजोर नहीं था जितना उसने सोचा था। परिवार द्वारा सिखाया गया मार्शल आर्ट्स, विक्रम ओबरॉय ने कुछ नहीं छिपाया। मैं बचपन से ही मार्शल आर्ट्स का अभ्यास प्रैक्टिस कर रहा हूँ। क्या तुम्हारे परिवार में हर कोई मार्शल आर्ट्स सीखता है? खैर, जो लोग शादी करके परिवार में आते हैं उन्हें छोड़कर परिवार के आदमियों और औरतों दोनों को इसे सीखना पड़ता है। उसने सिर हिलाया। मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस 6 साल की उम्र में शुरू हो जाती है और 16 साल की उम्र तक पहुंचने के बाद आप ये चुन सकते हैं कि इसे जारी रखना है या छोड़ देना है। और कितने लोग इसमें टिके रहे? ज्यादा नहीं। विक्रम ओबरॉय ने अपना सिर हिलाया। बहुत कम लोग ही इसमें टिक पाते हैं। आखिरकार अब माहौल, पर्यावरण अलग था। मार्शल आर्ट्स का इतनी मेहनत से अभ्यास करने के बजाय आत्मरक्षा, सेल्फ डिफेंस के लिए हथियारों का इस्तेमाल करना ज्यादा आसान था। इसके अलावा मार्शल आर्ट्स का अभ्यास करना बहुत थकाऊ, कठिन था, इसलिए हर कोई इसमें डटा नहीं रह सकता था। विक्रम ओबरॉय इस क्षेत्र में बहुत ही होनहार, टैलेंटेड था और वह मुश्किलें सहने में भी सक्षम था। यही कारण था कि वह अब तक इसमें डटा हुआ था। अभी तक वह एक मार्शल आर्ट्स मास्टर उस्ताद तो नहीं बना था, लेकिन वह इससे बहुत पीछे भी नहीं था। निशा शर्मा ने अपना सिर हिलाया। वह भी ऐसा ही महसूस कर रही थी। अगर उसके दूसरे जन्म के खास हालात न होते तो वह भी इसमें टिक नहीं पाती। लेकिन पिछली बार जब तुम्हारा सामना उन गुंडों बदमाशों से हुआ था तो तुम्हें चोट कैसे लगी थी? वह लोकेश द्वारा भेजे गए उन गुंडों की बात कर रही थी जब पहले घर तोड़ा जाने वाला था। उस समय की वजह से उसे हमेशा लगता था कि विक्रम ओबरॉय कमजोर है। हालांकि उसने अभी अभी जो चालें, मूव्स चली थीं, वे बिल्कुल भी कमजोर नहीं थीं।
तो फिर उन कुछ गुंडों ने उसे चोट कैसे पहुंचाई? विक्रम ओबरॉय को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। ये बहुत पुरानी बात हो गई थी, अब इसे बीच में क्यों लाना? निशा शर्मा ने मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा और उसने भी मासूमियत से वापस उसकी ओर देखा। चलो भी, एक दूसरे को ताना मारते हैं, आहत करते हैं। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मैंने इतनी तेजी से प्रतिक्रिया नहीं दी, रिएक्ट नहीं किया, विक्रम ओबरॉय ने सफाई दी। इसलिए वापस आने के बाद मैंने अपना अभ्यास प्रैक्टिस बढ़ा दिया था। निशा शर्मा निःशब्द रह गई। वह हार गई थी। विक्रम ओबरॉय की चमड़ी सच में मोटी और मोटी, वह और भी बेशर्म होती जा रही थी। उफ, मैं आज पूरा दिन व्यस्त था, बहुत थक गया हूँ, मुझे वापस जाकर आराम करना है। विक्रम ओबरॉय ने चालाकी से विषय बदल दिया। निशा शर्मा की बोलती बंद थी और वह केवल उसके साथ खींची चली जा सकती थी। अगले दिन निशा शर्मा ने यश को ढूंढा। चलो कल तुम्हारे चचेरे भाई से मिलने चलते हैं। मेरे चचेरे भाई से मिलने? यश हैरान था। क्यों, मुझे उसे कुछ देना है? यश को बात समझ में आ गई, ये वह मास्क है। सही कहा, निशा शर्मा ने सिर हिलाया, फिर एक रहस्यमयी मुस्कान बिखेरी। तुम भी इसे आजमा ट्राई कर सकते हो। यश तुरंत चहक उठा। बढ़िया, इस तरह हमारी एक साथ कोई तस्वीर फोटो भी नहीं ली जा सकेगी। अपने चेहरे बदलने के बाद रिपोर्टर्स उन्हें पहचान नहीं पाएंगे, इसलिए यह ज़्यादा सुविधाजनक आसान होगा। निशा शर्मा ने जो मास्क निकाला था उसमें यश को बहुत दिलचस्पी थी। इसलिए जब उसने उसका चेहरा बदलने की पेशकश की तो वह बहुत उत्साहित था। निकलने से पहले निशा शर्मा ने नीरज को फ़ोन किया और कहा कि वह मास्क ले आएगी और सेट पर भी आएगी। नीरज तुरंत मान गया। निशा शर्मा ने उसे जो पहले मास्क दिए थे उनमें से बस एक आखिरी मास्क बचा था। उसे यह मानना पड़ा कि मास्क के साथ उसके लिए बाहर जाना बहुत आसान हो गया था और पपाराज़ी मीडिया वाले उसे बिल्कुल नहीं पकड़ पाते थे। उसके मैनेजर और 2 करीबी दोस्तों को छोड़कर किसी और को नहीं पता था कि उसके पास इतनी कमाल की चीज़ है। उसके सबसे अच्छे दोस्त भी एक मास्क चाहते थे, लेकिन ये सब निशा शर्मा पर निर्भर था। फिलहाल नीरज एक नए ड्रामा सीरियल की शूटिंग कर रहा था। ये ड्रामा एक ऐसा प्रोजेक्ट था जिसे उसने पहले ही ले लिया था और जब लीजेंड ऑफ किंगहे का प्रसारण टेलीकास्ट शुरू हुआ था तब वह पहले से ही इसकी कास्ट कलाकारों में शामिल था। उसकी लोकप्रियता अब पहले से बहुत अलग थी। वह एक ही बड़ी छलांग में शीर्ष टॉप युवा अभिनेता बन गया था। वह मूल रूप से सहायक पुरुष पात्र सपोर्टिंग मेल कैरेक्टर था, लेकिन उसकी लोकप्रियता के कारण निर्देशक और स्क्रिप्ट राइटर लेखक अब उसके लिए और हिस्से सीन जोड़ने पर चर्चा कर रहे थे। उसके बहुत सारे फैंस थे और जब नया ड्रामा शुरू होगा तो निश्चित रूप से कई दर्शक केवल उसके लिए शो देखेंगे। नीरज ने इस बात का विरोध नहीं किया। निर्देशक और बाजार मार्केट भी यही चाहते थे और आखिर किसे ज़्यादा रेटिंग नहीं चाहिए। और यह उसके लिए भी अच्छा था। हालांकि उसके लिए और अधिक सीन होने से दूसरों के सीन कम करने पड़ेंगे। इसके अलावा उसकी आसमान छूती लोकप्रियता दूसरों के लिए एक बहुत बड़ा खतरा थी, खासकर इस ड्रामा के मुख्य अभिनेता मेल लीड के लिए। इन दिनों सेट का माहौल थोड़ा अजीब था। नीरज समझ रहा था कि क्या हो रहा है और उसका रवैया अभी भी हमेशा की तरह विनम्र था, जिससे कई लोगों पर उसका बेहतर प्रभाव इम्प्रेशन पड़ा। अपनी लोकप्रियता बढ़ने के बाद नीरज ने कुछ विज्ञापन कमर्शियल्स भी लिए थे और कुछ दिनों में उसे फुल स्टीम अहेड की रिकॉर्डिंग में जाना था, इसलिए उसका शेड्यूल समय पूरी तरह से पैक फुल था। अपने व्यस्त शेड्यूल और सीन की संख्या में वृद्धि के कारण वह इन दिनों बहुत व्यस्त था और अक्सर देर रात तक सेट पर रहता था। जब एजेंट निशा शर्मा और यश को लेकर आया तो नीरज अभी भी एक सीन की शूटिंग कर रहा था। जब यश सेट पर पहुंचा तो उसने मशीनों और आते जाते कई लोगों को देखा। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। यह उसके लिए पूरी तरह से एक नई दुनिया थी। निशा शर्मा काफ़ी शांत थी। वह इस माहौल से अनजान नहीं थी और सच में उसे इससे थोड़ा लगाव महसूस हो रहा था। तुम्हें इंतज़ार करना होगा, नीरज को अभी काम करना है। नीरज का एजेंट माओ भैया 30-35 साल का एक आदमी था। उसका रूप रंग साफ और व्यक्तित्व स्थिर गंभीर था, बस उसके बाल ज्यादा नहीं थे। निशा शर्मा ने सिर हिलाया। कोई बात नहीं, हम इंतज़ार कर सकते हैं। हालांकि चलो लाउंज में चलकर इंतज़ार करते हैं ताकि हम यहाँ किसी के काम में दखल न दें, रास्ते में न आए। माओ ने उसे देखा। ठीक है, फिर मैं तुम लोगों को अंदर ले चलता हूँ। ठीक है, धन्यवाद माओ भैया। निशा शर्मा ने सिर हिलाया। हम ध्यान रखेंगे। कोई बात नहीं। माओ भैया ने अपना हाथ हिलाया और मजाक में कहा, जब तक तुम कुछ तोड़फोड़ नहीं करते तब तक सब ठीक है। नीरज के वर्तमान रुतबे स्टेटस के साथ वह एक प्राइवेट लाउंज निजी कमरा रखने के योग्य था। माओ भैया उन दोनों को अंदर लाने के बाद चले गए। जब यश उत्सुकता से इधर उधर देख रहा था, निशा शर्मा ने अचानक पूछा, क्या तुम कोई तस्वीर लेना चाहते हो? हाँ, यश ने सिर हिलाया, लेकिन फिर हिचकिचाया, लेकिन क्या मैं इसे सोशल मीडिया पर भेज पोस्ट कर सकता हूँ? चलो बाद में नीरज भैया से पूछ लेंगे। बहुत बढ़िया।
उन दोनों ने आधे घंटे तक अंदर इंतजार किया, जब तक कि आखिरकार नीरज वापस नहीं आ गया। हालांकि इससे पहले कि वे कुछ खास बात कर पाते, दरवाजे पर दस्तक हुई। नीरज भैया, क्या आप यहाँ हैं? निशा शर्मा उछल पड़ी और यश को एक पर्दे स्क्रीन के पीछे खींच लिया। नीरज भैया, हम थोड़ी देर के लिए छिप जाते हैं। नीरज को समझ नहीं आया कि क्या कहे। इसमें बचने छिपने वाली क्या बात थी? हालांकि वह निशा शर्मा की हरकतों पर निःशब्द था, लेकिन दरवाज़ा खोलने जाने से पहले नीरज केवल अपना सिर ही हिला सका। गरिमा। वह दरवाजे पर गरिमा को देखकर थोड़ा हैरान था। तुम मुझसे क्यों मिलना चाहती हो? मुझे लगता है कि हमारा अभी वाला सीन कुछ खास नहीं था और मैं इस पर चर्चा करना चाहती थी, अंदर आते हुए गरिमा ने कहा। नीरज की मुस्कान गायब हो गई और उसने दरवाज़ा बंद नहीं किया। ये बात तो तुम्हें निर्देशक डायरेक्टर को बतानी चाहिए, है ना? उसने पूछा। गरिमा ने उसे देखकर एक आकर्षक मोहक मुस्कान दी। अफसोस, जरूरी नहीं कि डायरेक्टर मेरी बात सुने। ऐसा कैसे? नीरज ने अपने मुंह का कोना उठाया, मुस्कुराया। अगर तुम्हारी बात में कोई दम तुक है तो वह पक्का सुनेंगे। पर्दे के पीछे निशा शर्मा ने अपना फोन उठाया और बीच की दरार गैप से रिकॉर्डिंग करने लगी। यश ने उसकी हरकतों को हैरानी से देखा लेकिन कुछ नहीं कहा और दूसरी दरार से बाहर देखने लगा। गरिमा ने बाहर देखा ताकि यह पक्का हो सके कि कोई गुजर तो नहीं रहा है, और उसके होठों के कोनों पर एक और भी ज्यादा नखरेबाज कातिलाना मुस्कान छा गई। वह कुछ कहने ही वाली थी, लेकिन जब उसने एक कोने में लगे सर्विलांस मॉनिटर सीसीटीवी कैमरे को देखा तो उसका दिल उछल पड़ा। वह घबरा गई और उसके शब्द अचानक बदल गए। और हाँ, इस तरह की समस्या प्रॉब्लम के साथ डायरेक्टर के पास ही जाना चाहिए। उसकी मुस्कान वापस सामान्य हो गई। मैं तो बस शिकायत कर रही थी, तुम्हारे सामने मजाक बनने के लिए माफ़ी चाहूंगी। कोई बात नहीं। नीरज को शक हुआ, ये समझ न पाने के कारण कि उसमें यह बदलाव कहाँ से आया। वह केवल मुस्कुरा सका। गरिमा फिर अचानक बोली, आह, मैं तो लगभग भूल ही गई थी कि मुझे कुछ काम है। मुझे अब जाना होगा। जैसे ही वह बाहर गई, माओ भैया उलझन भरे चेहरे के साथ अंदर आए। गरिमा यहाँ क्यों आई थी? वह अकेली क्यों है? हाँ, तुम्हारे वे दोनों दोस्त कहाँ हैं? हम यहाँ हैं, निशा शर्मा ने यश को पर्दे के पीछे से बाहर लाते हुए कहा। तुम लोग वहाँ पीछे क्यों छिपे हुए थे? माओ भैया ने त्योरियां चढ़ाईं। गरिमा अभी नीरज भैया से मिलने आई थी। हम उनके बीच में दखल नहीं देना चाहते थे, इसलिए हम पीछे छिप गए, निशा शर्मा ने अभी अभी लिए गए वीडियो का जिक्र न करते हुए समझाया। छिपने की कोई ज़रूरत नहीं है। माओ भैया के चेहरे के भाव गंभीर थे जब उन्होंने नीरज की ओर देखा। उनका लहजा सख्त था। चाहे विपरीत लिंग अपोजिट सेक्स का हो या नहीं, तुम्हें इंडस्ट्री में किसी के साथ भी अकेले नहीं होना चाहिए। सावधान रहना, कहीं फंस न जाओ, कोई तुम्हें फंसा न ले। माओ भैया कई सालों से इस सकल इंडस्ट्री में थे और उन्होंने बहुत सी गंदी चालें देखी थीं। क्या तुम नहीं जानते कि तुम अब क्या कितने मशहूर हो? इसके अलावा गरिमा कोई अच्छी सभ्य इंसान नहीं है। माओ भैया के चेहरे पर तिरस्कार ठिकारत था। उन्होंने पहले भी गरिमा को अलग अलग आदमियों के साथ हर तरह से नज़दीकियां बढ़ाते, इंटीमेट होते देखा था। नीरज इस तरह के इंसान को नहीं संभाल सकता था। चिंता मत कीजिए, मैं ध्यान रखूंगा। नीरज ने सिर हिलाया। यह विषय टॉपिक अभी के लिए यहीं खत्म हो गया और वे कुछ लोग नीरज के कमरे में वापस जाने के लिए तैयार थे। आखिरकार आगे की बातों पर यहाँ चर्चा नहीं की जा सकती थी। निशा शर्मा ने कहा, क्यों ना आप पहले हमें कमरे का कार्ड दे दें, नीरज भैया। छोटा यश और मैं पहले ऊपर चले जाते हैं। माओ भैया ने इस पर विचार किया और सिर हिलाया। ठीक है, तुम लोग पहले वापस जाओ और हम पीछे पीछे आते हैं। निशा शर्मा आखिर थी तो एक औरत ही। भले ही उसका अभी का रूप रंग कुछ खास ध्यान खींचने वाला आकर्षक नहीं था, लेकिन उन पपाराजी मीडिया वालों के कोई नैतिक स्तर उसूल नहीं थे। और नीरज भी अब इतनी आसानी से बाहर नहीं जा सकता था, इसलिए उन्हें बात करने के लिए होटल के कमरे में वापस जाना पड़ा। इसलिए वे दो गुटों ग्रुप्स में बढ़ गए और अलग अलग होटल वापस चले गए। यश ने शुरू से अंत तक कुछ नहीं कहा, लेकिन वह उलझन में था। उसे हमेशा लग रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है। जब चारों लोग कमरे में आ गए तो सबने मास्क के बारे में बात की। निशा शर्मा ने मास्क निकाले। यहाँ 5 मास्क हैं। अगर किसी और को ये चाहिए हो तो आप मुझसे फिर से मांग सकते हैं। ठीक है। वे हंस बोल ही रहे थे कि माओ भैया का फ़ोन बज उठा। मुझे थोड़ी देर के लिए बाहर जाना है, तुम लोग अपनी बातें जारी रखो। ठीक है। निशा शर्मा मुस्कुराए। ऐसा नहीं लग रहा था कि कोई ज़रा सी भी समस्या प्रॉब्लम थी। 2 घंटे बाद ऑनलाइन एक बहुत बड़ा तूफान हंगामा खड़ा हो गया था। एक यूज़र, जिसने क्रू चालक दल टीम का सदस्य होने का दावा किया, ने वीबो पर एक पोस्ट डाली। एक हैरतअंगेज स्कैंडल। न सरनेम वाला एक युवा पुरुष स्टार जो हाल ही में मशहूर हुआ है, उसने क्रू की एक महिला सह कलाकार को स्टार के साथ बलात्कार रेप करने की कोशिश की। दोनों पक्षों के बीच तीखी बहस और खींचतान चल रही है। आगे की जानकारी के लिए बने रहें।
ये खबर सामने आते ही हर नेटिजन इंटरनेट यूजर का ध्यान इस ओर खींच गया। न सरनेम हाल ही में मशहूर हुआ युवा पुरुष स्टार। ये नाम छिपाने सेंसर करने की कोई ईमानदार कोशिश बिल्कुल नहीं थी। नेटिजन्स ने पहली ही नज़र में इसके पीछे की सच्चाई को भांप लिया और तीखी बहसों की एक बहुत बड़ी लहर दौड़ गई। हे भगवान, यह वह तो नहीं हो सकता जिसके बारे में मैं सोच रहा हूँ। क्या वह हो सकता है? ये तो बहुत रोमांचक है ना? ओएमजी भगवान, नामुमकिन, मुझे नहीं पता था कि वह इतना हवस का भूखा प्यासा है। वह हाल ही में काफ़ी बड़ी सनसनी बन गया था। क्या इसीलिए वह इतना बेकाबू जंगली हो गया? औरतों पर हमला, ज़बरदस्ती। कितना घटिया इंसान, कमीना है। क्या यह नीरज हो सकता है? हालांकि वह इतना बेशर्म नहीं दिखता। बकवास, अपनी मर्जी से किसी पर भी कीचड़ मत उछालो। हमारा लड़का स्टार अपने नए काम पर कड़ी मेहनत कर रहा है, तुम अफवाह फैलाने वाले घटिया इंसान। हमारे लड़के की रक्षा करो। जो लोग अफवाहें फैलाते हैं वे नरक में सड़ें। लोल, जरा इसे देखो, अभी तक इसकी पुष्टि कंफर्मेशन भी नहीं हुई है और तुम लोग पहले से ही उसका बचाव करने के लिए तैयार हो गए। लोल, जरा इसे देखो, अभी तक कुछ साबित भी नहीं हुआ है और तुम लोगों ने पहले से ही हमारे लड़के को दोषी करार दे दिया। भले ही हमारा लड़का अब मशहूर न रहे, फिर भी तुम्हारे उस घटिया आइडल स्टार को कभी मौका नहीं मिलेगा। अचानक उस पोस्ट के नीचे कमेंट सेक्शन में एक ज़बरदस्त और तीखी बहस छिड़ गई। यौन उत्पीड़न, सेक्सुअल असॉल्ट कोई हंसी मजाक की बात नहीं थी। बहुत जल्द कुछ नेटिजन्स ने उस अकाउंट के मालिक की पहचान उजागर कर दी। खोज निकाली। यह अकाउंट शायद XX क्रू के किसी सदस्य का है। उसके विवरण डिस्क्रिप्शन को देखते हुए ये पक्का नीरज के अलावा और कोई नहीं हो सकता। इस कमेंट ने हज़ारों और कमेंट्स को जन्म दे दिया, आग भड़का दी। हालांकि नेटिजन ने सिर्फ शुरुआती अक्षरों इनिशियल्स का इस्तेमाल किया था, लेकिन हर कोई अच्छी तरह जानता था कि यह कौन था। फैंस गुस्से से भड़क उठे थे और जल्द ही एक बहुत बड़ा हंगामा मच गया। कुछ लोग सच्चाई जानने के लिए जल्दी से अन्य सह कलाकारों को स्टॉस के निजी और आधिकारिक ऑफिशियल अकाउंट्स पर गए। आखिरकार इस तरह की घटना की प्रकृति बहुत ही दुष्ट भयावह थी। नीरज के फैंस के गुस्से का कोई ठिकाना नहीं था। अगर उनके आइडल चहेते स्टार पर इतनी गंभीर मानहानि, बदनामी का दाग लगे तो कौन गुस्सा नहीं होगा। सवालों की झड़ी, टन भर सवाल मिलने के बाद आखिरकार गरिमा ने वीबो पर अपना कदम उठाया, पोस्ट डाली। आज मैं नीरज के कमरे में एक आमंत्रण बुलावे पर गई थी। मुझे बताया गया था कि हम स्क्रिप्ट पर चर्चा करने वाले हैं और वहां दूसरे लोग भी होंगे। हालांकि जब मैं वहां पहुंची तो मुझे पता चला कि कमरे में सिर्फ वही अकेला था। मुझे कुछ ठीक नहीं लगा और मैं वहां से जाने ही वाली थी कि उसने मेरा रास्ता रोक लिया। इस हाथापाई और खुद को बचाने की जद्दोजहद संघर्ष में मुझे शरीर पर कई जगह चोटें आई हैं। उन दिल दहला देने वाली डरावनी लाइनों के नीचे कई तस्वीरें, इमेजेस जोड़ी गई थीं। तस्वीरों में उसके चेहरे और शरीर पर हर जगह अलग अलग तरह के खरोंच और निशान, ब्रूज थे और उस गोरे नाजुक चेहरे पर एक लाल सूजा हुआ हिस्सा भी था। ये बहुत ही खौफनाक, भयानक लग रहा था। लानत है, ये बहुत घिनौना है। तो साबित हो गया कि यह सच में वही था। हे भगवान, बेशर्म आदमी सोच भी नहीं सकता था कि उसके जैसा अच्छा दिखने वाला लड़का कभी किसी औरत के साथ इतने अश्लील, गंदे तरीके से ज़बरदस्ती करेगा। सच में किसी किताब को उसके कवर से नहीं आंकना चाहिए। शक्ल पर मत जाओ। मुझे विश्वास नहीं होता कि नीरज भैया ऐसी हरकत कर सकते हैं। यह सब सिर्फ तुम्हारी एकतरफा एक्टिंग, नाटक है ना? इस तरह से कोई मशहूर नहीं होता। लानत है। सारे तथ्य सबूत देखने के बाद भी तुम लोग अभी भी अपने नीरज भैया पर विश्वास कर रहे हो। भाड़ में जाओ तुम सब। बिना दिमाग वाले फैंस हमेशा बिना दिमाग के ही रहेंगे। अब जबकि चीज़ें सच्चाई साफ हो चुकी हैं तो अपने उस लड़के का बचाव करना बंद करो, कमीनों। मैंने कभी नहीं सोचा था कि नीरज इतना घिनौना इंसान होगा। मैं ये फैंडम, फैन क्लब छोड़ रहा हूँ। कमेंट सेक्शन निंदा, बुरा भला कहने और सांत्वना, दिलासा देने दोनों से भरा हुआ था और जो गालियां, अपशब्द, अश्लीलता की हद पार कर रही थीं वे जंगल की आग की तरह फैल रही थीं। कुछ लोगों का मानना था कि नीरज बेगुनाह, निर्दोष है, लेकिन ज्यादातर लोग गरिमा की तरफ थे। आखिरकार शायद ही कोई औरत आगे आकर इस तरह के मामलों के बारे में बोलेगी अगर उसे सच में कोई नुकसान, चोट न पहुंचा हो। भले ही वह पीड़ित विक्टिम थी जिसने नीरज पर आरोप लगाया था, फिर भी उसकी अपनी साख इज्जत पर दाग लगता, क्योंकि समाज हमेशा औरतों के प्रति कठोर, जालिम होता है। कमेंट्स में कई नेटिजन्स ने शोहरत, प्रसिद्धि पाने की कोशिश में नीरज को बदनाम करने के लिए उसे खूब खरी खोटी सुनाई थी। आधे से भी कम दिन में ये घटना तेजी से ट्रेंडिंग लिस्ट पर छा गई, जिससे इंटरनेट पर बहुत बड़ा हंगामा, हलचल मच गया। इस अराजकता हंगामे के बीच कई लोग स्थिति, मौके का फायदा उठाने के लिए सामने आ गए। ये घटना तुरंत ही एक बड़ी खबर बन गई। नीरज इस समय के सबसे लोकप्रिय युवा सितारों में से एक था, जिसके फॉलोअर्स, प्रशंसकों की संख्या में हाल ही में ज़बरदस्त उछाल आया था।
अगर यह सिर्फ एक साधारण डेटिंग स्कैंडल अफेयर की खबर होता तो लोग इस पर ज़्यादा देर तक ध्यान नहीं देते। हालांकि यौन उत्पीड़न सेक्सुअल असॉल्ट एक ऐसा जघन्य अपराध था जिससे कोई बच नहीं सकता था, और न ही इसकी खौफनाक भयानक प्रकृति के कारण इसके लिए किसी को माफ़ किया जा सकता था। इसके बावजूद कुछ लोग मन ही मन खुश थे, क्योंकि नीरज की लोकप्रियता में अचानक आए उछाल ने अनिवार्य रूप से कई पार्टियों लोगों के मुनाफे में रुकावट डाली थी। इसलिए जहां तक उनका सवाल था, उसका मुसीबत में पड़ना उनके लिए एक बहुत बड़े वरदान जैसा था। नीरज ने विज्ञापन, कमर्शियल्स, वैरायटी शो, फिल्मों और एंडोर्समेंट, ब्रांड प्रचार सहित कई संसाधनों प्रोजेक्ट्स पर कब्जा कर लिया था। अगर वह बर्बाद हो जाता तो क्या ये संसाधन दूसरों को फिर से नहीं बांट दिए जाते? ये सोचकर कुछ लोग अब अपने उत्साह खुशी को रोक नहीं पाए। चुपके से उन्होंने ऐसी मनगढ़ंत कहानियां बनानी शुरू कर दी जो उसकी साख इज्जत को नुकसान पहुंचाएं। कुछ लोग नीरज से नफरत करते थे, जबकि अन्य लोग उसकी तरफ थे। उनमें से एक नीरज का कई सालों का करीबी दोस्त चिराग था। उन दोनों ने लगभग एक ही समय में एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कदम रखा था, लेकिन चिराग हमेशा फिल्मों में सक्रिय रहा था। अब तक उसने कई पुरस्कार जीते थे और वह काफ़ी लोकप्रिय था। उसने तुरंत अपने वीबो फीड पर पोस्ट किया, मेरा भाई दोस्त कभी ऐसी हरकतें नहीं कर सकता। एक दयालु इंसान को इस तरह के घटिया तरीके से बदनाम करना गरिमा की बहुत बड़ी नीचता है। जैसी कि उम्मीद थी, उसकी पोस्ट के नीचे के कमेंट्स दो चरम सीमाओं, दो अलग अलग गुटों में बंटे हुए थे। कुछ वे फैंस थे जो उनका समर्थन करते थे, उनके भाईचारे के मजबूत बंधन की तारीफ कर रहे थे। बाकी के नेटिजन्स, इंटरनेट यूजर्स गुस्से में थे, चिल्ला रहे थे और भड़ास निकाल रहे थे कि कैसे उन्होंने उसे चिराग को एक महान इंसान समझने की गलती की थी और कैसे वह नीरज जैसे घटिया इंसानों कमीनों के साथ मिला हुआ था। चिराग के अलावा ईशा नाम की एक महिला सेलिब्रिटी अभिनेत्री ने भी नीरज का समर्थन किया। ईशा कई सालों से इंडस्ट्री में थी। उसकी एक्टिंग बहुत अच्छी थी, लेकिन वह कभी सच में कोई सनसनी बहुत मशहूर नहीं बन पाए और न ही ए लिस्ट टॉप सितारों में जगह बना पाए। वह नीरज से कुछ साल बड़ी थी और अब लगभग 30 साल की होने वाली थी। दोनों ने पहले भी साथ काम किया था। ईशा एक निडर, स्पष्टवादी, साफ बोलने वाली महिला थी और गलत कामों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करती थी। इस बार वह भी नीरज के लिए खड़ी हुई। नीरज एक दयालु इंसान है जो कभी अपनी ईमानदारी, निष्ठा नहीं खोता। मुझे विश्वास है कि वह बेगुनाह, निर्दोष है। जैसी कि उम्मीद थी, इसके नीचे के कमेंट्स भी दो चरम सीमाओं में बंटे हुए थे। तुम फायदों के लिए अपनी ईमानदारी कैसे खो सकती हो? ये तुम्हारी बहुत बड़ी बेशर्मी है कि खुद एक औरत होने के बावजूद तुम औरतों का बचाव करने के बजाय एक बलात्कारी का साथ दे रही हो। उसके कुछ पुराने फैंस ने उसे समझाने, चेतावनी देने की कोशिश भी की, ईशा चलो इस तरह के मामलों में शामिल नहीं होते हैं, ठीक है। आम कहासुनी और टांग खींचने के विपरीत उलट इस समस्या की प्रकृति बहुत गंभीर थी। भला कौन अपने हाथ गंदे करना चाहेगा? हालांकि लोग चाहे जो भी कहें, न तो ईशा और न ही चिराग ने अपनी पोस्ट हटाए। उन्होंने अपने दृढ़ संकल्प, पक्के इरादे के साथ नीरज का समर्थन करना चुना। उन दोनों के अलावा निशा शर्मा ने भी अपने फीड में पोस्ट किया, मुझे नीरज भैया की बेगुनाही पर विश्वास है, असली शिकार पीड़ित वह है। इसके अलावा मैं किसी को याद दिलाना चाहूंगी, यह मत मान बैठो कि तुम्हारे कामों करतूतों पर किसी की नज़र नहीं गई है। अभी अपनी गलती मान लो, बाद में खुद को बेइज्जत, शर्मिंदा मत करवाना। निशा शर्मा ने पहले ही एक अकाउंट खोल लिया था जो न केवल वेरीफाइड प्रमाणित था, बल्कि कई लोग उसे फॉलो भी करते थे। वह आमतौर पर अपने वीबो फीड को अपडेट नहीं करती थी और शायद ही कभी कोई सेल्फी पोस्ट करती थी। बस कभी कभार वह क्या कर रही है ये शेयर करती थी। इस बार उसकी अप्रत्याशित अचानक की गई पोस्ट ने एक हंगामा, हलचल मचा दिया। हे भगवान, तुम नीरज के इतने करीब कब आ गई? हे भगवान, क्या मैं सही पढ़ रहा हूँ? निशु, क्या तुम सच में नीरज भैया को जानती हो? बहुत जल्द लोग जल्दी से उसकी पोस्ट पर आए और अपना हमला शुरू कर दिया। तो किसी की चापलूसी, तरफदारी करने के लिए तुम इतनी बेशर्म हो सकती हो, है ना? वाह, लगता है कि तुम मशहूर होने का कोई मौका नहीं छोड़ोगी, है ना? कुतिया, जो लोग बलात्कारियों के साथ घूमते हैं वे भी अच्छे सभ्य इंसान नहीं हो सकते। मुझे लगता है कि तुम उसके साथ सो चुकी हो। क्या इसीलिए तुम्हें उस पर विश्वास है? कमेंट्स बस और ज़्यादा अश्लील और भद्दे गंदे होते जा रहे थे। बहुत जल्द किसी रैंडम अज्ञात मार्केटिंग आईडी अकाउंट ने निशा शर्मा और नीरज की एक फ़ोटो जारी रिलीज़ कर दी। इसने इंटरनेट पर एक और बड़े हंगामे, तूफान की शुरुआत कर दी।